नमस्कार मित्रों, मैं सुनील सिंह चौहान और आप देख रहे हैं अपने चैनल सूर्यवंशम ज्ञान सागर पर महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक विशेष सीरीज समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और एपीएस के लिए। आइए ध्यान दें। मुगल वंश का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक मित्रों बाबर। देखिए, मुगल वंश का संस्थापक जो था वो था बाबर। इसने 21 अप्रैल 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके, इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश की नींव डाली। भारत में मुगल वंश की नींव डाली। मुगल वंश की नींव डाली। देखिए, बाबर उद्यान विद्या में बहुत ही निपुण था। ध्यान दीजिएगा, बाबर उद्यान विद्या में निपुण था। इसीलिए बाबर को क्या कहा गया मित्रों? उपवनों का राजकुमार। बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा गया है। उपवनों का राजकुमार कहा गया। तो देखिए, अच्छे से तैयार करिए। मुगल वंश का संस्थापक कौन? बाबर। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत में मुगल वंश स्थापित किया। किसने? बाबर ने। बाबर उद्यान विद्या में निपुण था, अतः बाबर को क्या कहा जाता है? उपवनों का राजकुमार कहा गया है बाबर को। देखिए मित्रों, आप इस सीरीज को बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए और एक नोट्स बनाइए और उसका भली भांति रिवीजन कीजिए। देखिए मित्रों, बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था। जिहाद। तो बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया। खानवा का युद्ध
खानवा का युद्ध 1527 में 1527 ईस्वी को बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा को पराजित किया। राणा सांगा को पराजित किया। पराजित किया। देखिए, बाबर एक बहुत अच्छा प्रशासक नहीं था, लेकिन एक कुशल योद्धा था। बाबर की ताकत के बारे में मित्रों कहा जाता है कि वो 100 किलो का व्यक्ति एक तरफ और 100 किलो का व्यक्ति एक तरफ अपनी दोनों बाजुओं में दबाकर और किले की 9 इंच मोटी दीवार पर दौड़ता था। ऐसा इतिहासकारों ने लिखा है मित्रों। आगे ध्यान दीजिए। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 266, संविधान का अनुच्छेद 266 ये भारत की संचित निधि से संबंधित है। भारत की संचित निधि से संबंधित है। भारत की संचित निधि, इंग्लिश में आप इसको लिख सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो भारत सरकार के जितने भी खर्चे होते हैं तो वो कहां से दिए जाते हैं? आर्टिकल 266 में वर्णित भारत की संचित निधि से। अब देखिए, अनुच्छेद 267 267 ये भारत की आकस्मिकता निधि है। भारत की आकस्मिकता निधि। भारत की आकस्मिकता निधि। देखिए, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। तो संचित निधि के लिए आपका आर्टिकल 266, आकस्मिकता निधि के लिए 267। जो संचित निधि है इसके लिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और आकस्मिकता निधि के लिए कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। देखिए मित्रों, आकस्मिकता निधि का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई आकस्मिक आवश्यकता पड़ जाती है। ऐसी स्थिति में सरकार आकस्मिकता निधि के धन को उपयोग में लाकर तत्काल आर्थिक सहायता करती है। देखिए मित्रों, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। देखिए, ये आपका मूल अधिकार के अंतर्गत आता है और समानता के अधिकार के अंतर्गत। देखिए, आजादी के बाद संविधान का अनुच्छेद 18 ना तो भारत में किसी को राजा मानता है, ना महाराजा मानता है, ना राणा मानता है। जो सेना में दी गई पदवियां हैं वो मान्य होंगी। जो पद्म अलंकरण है, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, उनके अलावा जो लोग लगा करके बैठते हैं राजा फलाने, राजा फलाने, मित्रों वो राजा नहीं, अंग्रेजों के तालुकेदार थे। और आज वो भारतवर्ष में कोई राजा नहीं है। ये उपाधियों का अंत कर दिया गया है। जैसे राय बहादुर, मिर्जा, नवाब, ये सब समाप्त हो गए हैं मित्रों अनुच्छेद 18 के तहत। अनुच्छेद 18 मित्रों, अनुच्छेद 17 ये आपका
अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 17 एक ऐसा हथियार है जिससे समाज में अस्पृश्यता को दूर किया गया है। मित्रों, यही वो अनुच्छेद है जिससे आज दलित वर्ग को जमीन पर नहीं बैठना पड़ता, छुआछूत की मनाही की गई है। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि अगर हमने अस्पृश्यता को बढ़ावा दिया तो अनुच्छेद 17 के तहत मूल अधिकारों का हनन होगा। तो अनुच्छेद 18 मित्रों, उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 23 क्या है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 बलात् श्रम का निषेध। बलात् श्रम का निषेध, बलात् श्रम का निषेध किया गया है। आप किसी से जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। माना कि आप उसे पैसे दे रहे हैं, लेकिन अगर उसकी इच्छा नहीं है तो आप उससे काम नहीं करवा सकते। ये बलात् श्रम की बात है। दूसरा, बेगार प्रथा, इसी में आता है बेगार प्रथा। बेगार प्रथा, देखिए बेगार प्रथा का मतलब क्या है? बेगार प्रथा का मतलब है कि फ्री में काम करवा लेना और फिर उसको पैसे न देना। तो काम करवा के पैसे ना देना, ये बेगार प्रथा है। देखिए मित्रों, प्राचीन समय में होता क्या था कि गांव के जो लंबरदार थे बैठे हुए हैं चारपाई डाल करके, 8-10 लोग उनकी सेवा में लगे हुए हैं। अब कोई निकला बगल से, घर के बगल से, ए फलाने चले आना इधर। हाँ मालिक, जरा बैलों को पानी पिला लाओ। अब साहब वो बैलों को पानी पिला लाया। अब जरा भैंसों को भी पिला लाना। भैंसों ने भी पी ली। अब लंबरदार के यहाँ 30-30 जानवर बंधा हुआ है। अब उसने मित्रों 2 घंटे पानी पिलाया। और मालूम है मित्रों, जब उसने इच्छा जाहिर करी कुछ पारिश्रमिक की, तो क्या कहा? शाम को बबूल काट लेना जा करके, क्योंकि पहले तो चूल्हे में ही रोटी बनती थी, उसके लिए तो लकड़ी ही बहुत थी। और जहां पर उसको बताया गया था कि जा करके आप लकड़ी काट लीजिएगा, वहां पर बबूल की मोटाई मित्रों इस उंगली के बराबर ही थी। अब आप जरा सोचिए कितना बड़ा मजाक है। इसी बेगार प्रथा को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 का सहारा लिया गया। आज भारतवर्ष में बलात् श्रम का निषेध है। आप विश्वास मानिए, ये दिवाली का मौसम आ रहा है, धान कट रहा है, और जब मालिक कहता है कि मित्रों आप पूरी रास को बना करके, ओसा करके, और तब आप मेला देखने जाएंगे, तो धान पीटे गए। आपको मालूम है धान रात में पीटा जाता है, वरना सुबह सूर्य की गर्मी में वो काटने लगता है, चुभने लगता है। मित्रों, अगर गांव के बगल में कोई मेला है, आप विश्वास मानिए पूरी पूरी धान की फसल नष्ट हो जाए, आप मजदूरों को रोक नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान एक बहुलवादी देश है और रंग बिरंगी फूलों की बगिया भी है। बहुलवाद क्या होता है? प्लुरलिज्म होता है। क्यों? यहां पर अनेक जातियां, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं और अनेक संस्कृति के लोग एक साथ घुल मिलकर रहते हैं। तो आपने मित्रों देखा, आर्टिकल 23 ये बलात् श्रम का निषेध करता है। अब देखिए मित्रों, अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ।
तो जो भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, जब शपथ लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत लेते हैं मित्रों? आर्टिकल 60 के तहत लेते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो शपथ और प्रतिज्ञान है, अनुसूची उसके लिए कौन सी है? 3। तो वहां पर राष्ट्रपति की शपथ नहीं है मित्रों, वहां पर राष्ट्रपति की शपथ नहीं है। तो राष्ट्रपति की शपथ के लिए क्या है? आर्टिकल 60। अगर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो उसके लिए अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। यहां पर मित्रों एक चीज आप ध्यान दें, प्रातः 8 बजे करंट अफेयर्स का वीडियो आपको मिलता है, रात 8 बजे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला मिलती है, दोपहर 12 बजे सामान्य हिंदी है और शाम को 5 बजे जीएस का एक बेहतरीन टॉपिक। आप अगर इन चारों वीडियो को ईमानदारी से देख लेंगे, 2-2 बार भी देख लेंगे, तो आप टॉपिक के इर्द गिर्द रहेंगे मित्रों। आइए ध्यान दें अगले प्रश्नों पे। अष्टाध्यायी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है मित्रों? पाणिनि। ये बुक इतनी इंपॉर्टेंट है कि साल में अगर 50 परीक्षाएं हो रही हैं तो उनमें कम से कम 3 से 4 परीक्षाओं में ये प्रश्न आना ही आना है, आता रहा है। अष्टाध्यायी पाणिनि। अब जरा ध्यान दें, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक मित्रों कौन है? ये कपिल। देखिए मित्रों, ये महर्षि कपिल हैं, कपिल पाजी नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, इसके जो प्रवर्तक हैं वो है महर्षि कणाद, महर्षि कणाद। तो अष्टाध्यायी के लेखक मित्रों पाणिनि, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद या उलूक, या उलूक, उलूक, उलूक। देखिए मित्रों, अगर आप रिवाइज करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और मेरे द्वारा बताए गए प्रश्नों को आप नोट्स बना लें और उसे अच्छी तरीके से याद करें। देखिए, स्वेज नहर, स्वेज नहर, ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती। तो स्वेज नहर क्या करती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। देखिए मित्रों, यहां पर आपको ध्यान देना है, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि, हरमुज जल संधि,
ये आपका फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती, ये अलग करती है, जैसा भी आप इसको समझ लें। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर और हरमुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच। आगे ध्यान दीजिए मित्रों, एक प्रश्न आता है कि किसी का वेतन 70,000 रुपए मासिक है, और वह 20% धन भोजन पर व्यय करता है, व्यय करता है। पाई चित्र में कितने अंश का कोण बनेगा, कितने अंश का कोण व्यय किए गए धन पर, व्यय किए गए धन पर व्यय करेगा। देखिए मित्रों, पहले इस प्रश्न को बहुत अच्छे से आप देख लें कि किसी का वेतन 70,000 रुपए मासिक है और वह 20% धन भोजन पर व्यय करता है। तो पाई चित्र में कितने अंश का व्यय किया जाएगा या कितने डिग्री का कोण व्यय किए गए धन पर, पाई चित्र में कितने अंश का कोण व्यय किए गए धन पर बनेगा, व्यय किए गए धन पर बनेगा, ये आपका प्रश्न है। तो देखिए मित्रों, 100% बराबर, ये है आपका पाई, ठीक है मित्रों। और ये कितने का होता है, 360 डिग्री का। तो 100% बराबर 360 डिग्री, ये आपको मित्रों समझ में आ गया। तो 70,000 रुपए है तो 100% यानी कि पूरे वेतन का 100% हो गया। अब पाई चार्ट में 20% धन वो खर्च करता है, तो हमें कोण निकालना है मित्रों। तो कैसे निकलेगा, 100% बराबर 360 डिग्री, तो 1% बराबर कितना होगा, 3.6 डिग्री। ये चीज क्लियर हो गई आपको। अब 20% का है तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 20, तो 72 डिग्री का कोण बनेगा। 72 डिग्री का कोण बन गया, कोण बनेगा। बहुत आसान है, उसमें आपसे चाहे जितना पूछ लिया जाए। अगर यहां पर 10% होता तो 3.6 यानी कि 36 डिग्री का कोण बन जाता। अगर वो कहता कि मित्रों 25% का बनता, तो यहां पर 25 इंटू 3.6, जितना भी प्रतिशत पूछा जाए मित्रों उसको आप 3.6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही।